अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिमशान सारी नावल। आज हम आ गए हैं आपके लिए अतबार यार की एपिसोड नंबर 4 लेके। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शॉपिंग मॉल से आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में घुस गया था और अब रात का आधा पहर हो गया था। वो कमरे से बाहर नहीं निकला था। बड़ा और कुशादा ये कमरा जदीद तर्ज के फर्नीचर से आरास्ता था। कमरे में हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी। सिर्फ एक वही था जो बेतरतीब होती हालत के साथ रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा सिगरेट होठों से लगाए धुआं छोड़ रहा था। सिगरेट का धुआं कमरे में भर गया था, जिससे माहौल अजीब सा घुटन ज़दा हो गया था। इस धुआंधार माहौल में कोई एक पल भी ठहरता तो सांस न ले पाता, लेकिन वो बेजान वजूद की तरह अपनी जगह पर जामिद बैठा था। उसकी आंखों में माजी यूँ चल रहा था जैसे पर्दे पर कोई फ़िल्म चल रही हो। शाम से घर वाले उसके कमरे का दरवाज़ा पीट कर थक गए थे, मगर दरवाज़ा खोलना तो दूर, वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। खूबसूरत नकोश और सर्द तासुरात वाले इस वजीह इंसान ने 8 साल पहले किसी को बेइंतहा चाहा था, और जब वो किसी और की हो गई थी तो जैसे वो इस दुनिया से बेगाना हो गया था। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। तभी उसने अपने आप को संभाला और ये मुल्क छोड़कर चला गया। उसने वो तमाम चीज़ें, रास्ते, जगहें और इंसान छोड़ दिए थे जिसके ज़रिए उसे वो दुश्मनी जान याद आए। लेकिन आज ज़िंदगी के इस मोड़ पर, जब वो सब कुछ भूल भाल कर एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाला था, तब वफ़ा से सामना होने पर वो घायल होकर रह गया था। उसकी चाहत, मोहब्बत, दीवानगी सब एक तरफ़ा थी, क्योंकि वफ़ा तो शुरू से शहाब को पसंद करती थी। उसने जब से आंखें मूंद दी और माजी में कहीं खो गया, जहाँ कॉलेज के हॉल में एक भोली भाली लड़की उसके बिल्कुल सामने बेंच पर बैठी हुई थी। उस दिन उसने वफ़ा को पहली बार देखा था। वो हल्के गुलाबी रंग का कमीज़ शलवार पहनी हुई थी। कंधे पर उसके लंबे बालों की चोटी पड़ी हुई थी। शैफून का दुपट्टा उसने गर्दन के गिर्द घुमा के मफलर की तरह लिया हुआ था। वो दूसरी लड़कियों की तरह शौक चंचल नहीं, बल्कि बिल्कुल सादा थी। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट और खूबसूरत लब और लहजा बहरोज़ को बहुत पसंद था। वफ़ा जब भी इस बेंच पर आके बैठती, वो दीवानों की तरह उसके सामने बेंच पर बैठकर चोरी चुपके उसे तकता रहता। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि कॉलेज के लड़के से ही वफ़ा की मंगनी हो गई। उसका हाल बिल्कुल बेहाल हो गया था। उसने वफ़ा के पास जाके मिन्नतें भी की कि वो शहाब को छोड़ दे, उससे शादी कर ले, लेकिन वफ़ा ना मानी, क्योंकि वो खुद भी शहाब को पसंद करती थी और शहाब इकलौता होने की वजह से वेल सेटल था। जबकि बहरोज़ की 2 बड़ी बहनें अभी घर पर ही बैठी हुई थीं। उस दिन वफ़ा का इनकार सुनने के बाद वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था, इसलिए पढ़ाई वगैरह छोड़कर बाहर मुल्क अपने मामू के पास चला गया और अब वो एक कामयाब इंसान बन के वापस लौटा था। न जाने कितनी ही देर वो गम से निढाल होता यूं ही सिगरेट के कश पड़ता रहा था। वो आईने के सामने खड़ी अपनी मोमी कलाइयों में सिल्वर की चमकती हुई चूड़ियाँ पहन रही थी। उसने सिया रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो उसके दुबले पतले सराफे पर क़यामत ढा रही थी। लंबे बालों को उसने जूड़े में कैद किया हुआ था, जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर रक्स कर रही थीं। वफ़ा तैयार हो गई? शहाब कमरे में आते ही उससे पूछने लगा, लेकिन जैसे ही नज़र उसके 4 चाँद लगे वजूद पर पड़ी तो नज़रों ने बेसाख्ता ही माशाल्लाह कह डाला। जी, हो गई तैयार। वफ़ा ने हाथों में चूड़ियाँ डाल के सीधा होते उसे अपनी तैयारी दिखाई थी। उफ़ मोहतरमा, आप तो घायल कर रही हैं आज हमें। शहाब उसके करीब आता खुमार से बोला तो उसने शहाब को खुद से परे धकेल दिया। शहाब, देर हो रही है, चलें। वो मसनूई खफगी दिखाती सैंडल पहनने लगी तो शहाब उसकी बात सुन मुस्कुरा के टेबल पर से गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाने लगा। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। बहरोज़ हमारा वेट कर रहा होगा। उसने कमरे से निकलते हुए रुककर वफ़ा को मुखातिब किया और लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। उसकी बात सुन वफ़ा जल्दी जल्दी से सैंडल पहनने लगी। आज इतवार था और बहरोज़ की इंगेजमेंट थी, जहां वफ़ा और शहाब को लाज़मी जाना था। वैसे तो वफ़ा वहां जाने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन शहाब की ज़िद के आगे उसे हथियार डालने पड़े थे। फिर बहरोज़ ने भी सुबह शहाब को फ़ोन करके याद दिलाया था
कि आज उन दोनों को लाजमी आना है। उन दोनों ने सबीहा बेगम को भी साथ चलने का कहा था, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो दुनिया के सामने अपनी बहू के साथ नहीं जा सकते। अगर लोगों ने उनसे पूछ लिया कि उनके बेटी की शादी को कितना अरसा हो गया और उनके कितना पोते पोती हैं, तो वो क्या जवाब देती। चंद सानियों बाद शहाब और वफ़ा बहरोज़ की तरफ जाने के लिए निकल पड़े थे। बहरोज़ का घर काफ़ी दूर था, इसलिए बहरोज़ ने शहाब से यही कहा था कि वो फलां जगह पर आके उन दोनों को पिक कर लेगा। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां बहरोज़ ने आना था। शहाब ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी की और गाड़ी से बाहर निकलकर बहरोज़ को कॉल मिलाने लगा। सिग्नल वीक थे, इसलिए वो गाड़ी से थोड़ा दूर जाके बार बार बहरोज़ का नंबर डायल कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि पीछे उसकी गाड़ी के पास एक बाइक आके रुकी थी, जिस पर 3 लड़के सवार थे। ये जगह काफ़ी सुनसान थी और रात के इस पहर हूँ का आलम था। ऐसे में नकाब पोशकों की गाड़ी के पास रुकना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था। उन लड़कों ने गाड़ी का शीशा बजाया तो वफ़ा उन कम उम्र नौजवानों को देख हड़बड़ा गई, जो चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुए थे। बाहर निकल गाड़ी से। गाड़ी का शीशा जोर से बजाते एक लड़के ने बरहमी से कहा तो वफ़ा के माथे पर पसीना नमूदार हो गया। उसे दूर खड़े शहाब की पुश्त नज़र आ रही थी, जो हर चीज़ से बेगाना होता बहरोज़ को कॉल मिलाने में मसरूफ़ था। शहाब शहाब, वो डर के मारे शहाब को पुकारने लगी थी। जब उसकी बात सुने एक लड़के ने खबरदार होते अपनी जेब में से गन निकाली और गाड़ी के शीशे पर रख दी। चुपचाप बाहर निकल, वरना भेजे में गोलियां उतार दूंगा। बंदूक देखकर तो उसके ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे ही रह गई थी। उसने गाड़ी से बाहर निकलने में ही आफियत जानी थी, क्योंकि गाड़ी में बैठकर तो शहाब तक उसकी आवाज़ ही नहीं जा रही थी। वो खुदा का नाम लेकर गाड़ी से बाहर निकल आई तो वो लड़के गलीज नज़रों से सामने खड़े हुसन के मुजस्मे को देखने लगे। जेवर उतार अपना सारा, लड़के ने फिर से उसे मुखातिब किया तो वो खौफ से उन्हें देखने लगी और फिर अपना रुख शहाब की जानिब करके ज़ोर ज़ोर से उसे पुकारने लगी। शहाब बहरोज़ से बात करके पलटा तो देखा कुछ लड़के वफ़ा को घेरे खड़े थे और वफ़ा उसी को पुकार रही थी। बहरोज़ बस थोड़ा ही दूर था, वो यहाँ पहुँचने ही वाला था। वफ़ा, शहाब हड़बड़ा के आगे बढ़ा था जब उन लड़कों ने 3-4 गोलियाँ वफ़ा के सीने में उतार दी थी। वफ़ा खून में लथपथ ज़मीन बोस हो गई थी, जबकि वो लड़के मौका देखते ही फरार हो गए थे। ये मंजर देख शहाब की तो टांगें शल रह गई थी, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वफ़ा, बहरोज़ की अलग बाहर चीख माहौल में सुनाई दी तो शहाब ने भी ज़बरदस्ती अपने कदम वफ़ा की जानिब बढ़ाए थे। वफ़ा की हालत देख बहरोज़ दीवानों की तरह भागकर उसके पास गया और उसे बाहों में उठा लिया। इस वक्त वो ये भी भूल गया था कि उसका शौहर बिल्कुल सामने खड़ा था। इस वक्त उसे वफ़ा की जान से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी नहीं लगी थी। उसकी सफ़ेद शर्ट वफ़ा के खून से रंग गई थी। उसने वफ़ा को उठा के गाड़ी में डाला और ख़ुद भी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। शहाब का दिमाग भी बिल्कुल माऊफ हो गया था। वो भी गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी बहरोज़ की गाड़ी के पीछे ले जाने लगा। कुछ ही देर बाद खून में लथपथ एक लड़की स्ट्रेचर पर पड़ी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में लेके जाई जा रही थी। कोई पूछे तो कह देना एक दीवाना था, चाहता था एक हसीना को बेइंतहा, जैसे कोई अफसाना था। मोहब्बत की आग में दिल जला था उसका, अज़ियत के खार से पैर भी ज़ख्मी हुए थे। मोहब्बत लेकिन वो हमेशा निभाता था, दिल था कि उसका संभल नहीं पाता था। आंखें दीदार यार में बरस पड़ती थीं। वो चाहता था उसे ऐसे जैसे किसी और ने ना चाहा था। कोई पूछे तो कह देना एक दीवाना था। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। उसके सामने ही शहाब दीवार से टेक लगाए खड़ा था। शहाब के चेहरे पर वफ़ा को खोने का दुख, खौफ और दुख था, जबकि बहरोज़ उसकी आंखें तो वफ़ा की अज़ियत सोचकर ही सुरख हो रही थी। 2 घंटे हो गए थे उन्हें हॉस्पिटल आए हुए, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। पिछले 1 घंटे से बहरोज़ के घर से कॉल आ रही थी। उसके ससुराल वाले आ गए थे और वो जल्दी मंगनी की रस्म अदा करना चाहते थे, लेकिन वो बार बार इनकार कर रहा था कि वो अभी नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजा तो तलब से पढ़ते उसने कॉल रिसीव की और काटदार लहजे में मुकाबिल से मुखातिब हुआ।
मुझे नहीं करनी मंगनी, ज़रा सा सब्र नहीं है। उन लोगों में यहाँ वो बेचारी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है और उन्हें अपनी खुशियों की पड़ी हुई है। मेरी तरफ से माज़रत कर लीजिए और कह दीजिए, ऐसे पत्थर दिल लोगों से मैं रिश्ता नहीं जोड़ सकता। वो गुस्से से कहता फ़ोन काट चुका था जबकि उसकी बात सुन शहाब उसके पास आया। बहरोज़ तुम घर चले जाओ, मैं वफ़ा के पास हूँ, इसलिए तुम अपनी खुशी ख़राब मत करो। शहाब उसके कंधे पर हाथ रखता अपना ऐसे कह रहा था। नहीं, अब तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ मंगनी, और जब तक वफ़ा के मुतालिक मैं मुतमईन नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसने भी एक दर्द भरी मुस्कुराहट शहाब की तरफ उछाली तो शहाब इस बात में सहयाता उसके बराबर में ही बैठ गया। बहरोज़ को कॉल उसकी होने वाली सास ने की थी और बहरोज़ ने बगैर कुछ सोचे समझे ही उन्हें ठीक ठाक सुना दी थी, जिसकी वजह से वो भी बहरोज़ की बात सुन भड़क उठी थी। उन्होंने बानो बेगम को साफ कह दिया था कि वो ऐसे बदतमीज़ लड़के को अपना दामाद हरगिज़ नहीं बना सकती, और इसके साथ ही उन्होंने इस लड़की के मुतालिक भी न जाने क्या क्या कहा था, जिसे बहरोज़ हॉस्पिटल लेके गया था और उसकी फ़िक्र में हलकान हो रहा था। लड़की वाले वापस जा चुके थे और मेहमानों से भरा हॉल अब इस तमाशे पर खाली होने लगा था। बानो बेगम का बस नहीं चल रहा था वो बहरोज़ का क्या कर दें, जिसने अपनी नादानी में आके एक अच्छी लड़की को ठुकरा दिया था। काफ़ी देर तक वो और उनकी बेटियां हॉल में खड़ी बहरोज़ का इंतज़ार करती रहीं, लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजरने के बाद वो नहीं आया तो वो लोग भी अपने घर चले गए। बानो बेगम को बहरोज़ की इस हरकत पर बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, जो हॉस्पिटल में बैठा अपनी मोहब्बत की सलामती की दुआएं मांग रहा था।